गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राखी कुमारी आदित्य प्रकाश जलान टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से आप सभी का मेरे क्लास में स्वागत है। नित्य प्रतिदिन मैं आप लोगों का नियमित कक्षाएं ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा रही हूँ। उम्मीद है आप लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। मैं कोर्स 10 समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप लोगों का अध्यापन कार्य करते आ रही हूँ। तो मैं पिछले क्लास में शिक्षण विधियाँ एवं समावेशी शिक्षा के आकलन कैसे किया जाए, उसकी प्रविधियाँ, ऑब्जर्वेशन कैसे हम उसको आकलन करते हैं विशिष्ट बालकों के प्रति, उसको हमने देखा। आज हम विशिष्ट बालकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन एवं मूल्यांकन के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विशिष्ट बालकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन एवं मूल्यांकन। तो हम लोग पहले जान ले कि पाठ्यक्रम किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पाठ्यक्रम को हमें कैसे तैयारी कराना पड़ता है। तो पाठ्यक्रम शब्द जो है वो क्या है, कैरिकुलम से बना है। कैरिकुलम का ये हिंदी रूपांतर है। कैरिकुलम शब्द जो है ये लैटिन भाषा के कुरेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है, दौड़ का मैदान। हमें अपने विषय वस्तु के आधार पे क्या करना है, प्रेरित होना है और उसके तरफ दौड़ का मैदान में सिलेबस के अनुसार ही हमें अपना अध्यापन कार्य को करना है। और यह क्रम जो है हमारा, जो ये विषय वस्तु का जो ये क्रम है, वे हमको क्या करती है, अपने जो ये दौड़ का मैदान है उसमें हमको मंजिल तक पहुंचाने का काम करती है। और ये जो पाठ्यक्रम है अध्ययन को निश्चित लक्षणों, हमारा जो एक निश्चित उद्देश्य रहता है उसको तर्कपूर्ण क्रम, उसका तर्कपूर्ण जो क्रम है उस तक हमको पहुंचाने का यह कार्य करता है। संकुचित अर्थ में अगर हम पाठ्यक्रम को अगर हम देखते हैं तो केवल ये क्या है, विभिन्न विषयों के निर्धारित किए गए विषयों या प्रकरणों को हम कह सकते हैं, जो हमारे सिलेबस के आधार पे जो प्रकरण है जो दिए गए हैं उसको हम क्या करते हैं, अपने विषय वस्तु के अंतर्गत हम उसको पाठ्यक्रम के अंतर्गत में ला सकते हैं। परंतु क्या करना है, हम जो अपना जो हम व्यापक क्षेत्र या विस्तृत अर्थ के रूप में अगर हम देखें तो ये पाठ्यक्रम में क्या है, विद्यालय जीवन के सभी अनुभव क्या होते हैं, इसमें समाहित हो जाते हैं। विद्यालय के जितने भी अनुभव है, कार्यकलाप है, गतिविधियां हैं, वे सब क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, जिनमें किसी न किसी रूप में विद्यार्थी का क्या है, ज्ञान अर्जित करना है। और इस दृष्टि से क्या है, पाठ्य सहगामी तथा पाठ्यक्रमेतर गतिविधियां या पाठ्यक्रम के दायरे में सम्मिलित हो जाती है। तो अब हम इसके अंतर्गत में अब हम क्या देखेंगे कि अब हमें जानना क्या है कि विशिष्ट बालकों के लिए पाठ्यक्रम कैसा उनके अनुकूल होना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम में हम क्या देखते हैं कि प्रायः समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमें पढ़ना है विशिष्ट बालकों का पाठ्यक्रम। तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कैसा होना चाहिए हमारा पाठ्यक्रम। प्राय हर तरह से शिक्षण अधिगम जो है, जो सीखने की जो प्रक्रिया है, वे क्या है, पाठ्यक्रम पर ही आधारित होती है। और दूसरे उद्देश्य की जो सफलता तथा असफलता भी इसी से सुनिश्चित होती है। यह बालकों की शिक्षण अधिगम से संबंधित मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला होना चाहिए। यह उस ज्ञान एवं कौशल का क्या करता है, वर्णन करता है, जिन्हें बालक क्या करता है, प्राप्त करता है या प्राप्त कर सके। पाठ्यक्रम जो हमारा है वो क्या करता है, विभिन्न कौशलों का
जो हमारा जो कैरिकुलम है वे विभिन्न कौशले लिखने, पढ़ने, बोलने का क्या करता है, निखार कर हमको सामने में लाने की, हमको अपनी भाषा से विभिन्न कौशलों से हमें क्या करता है, निखार पैदा करता है या निखार लाने में सुसज्जित करता है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि पाठ्यक्रम सभी प्रकार के बालकों की क्या करे, आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला हो। ठीक है यहाँ तक। तो समावेशी शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम भी यह सुनिश्चित करता है कि जिन मानकों के तहत पाठ्यक्रम तैयार किया गया है वे मानक इतने विस्तृत व्यापक हो गए हैं कि बालकों की जो अधिगम शिक्षण से संबंधित समस्त जरूरतें पूर्ण हो सके, यह सभी मानकों पर आधारित होता है और उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों को, ढांचे को प्रोत्साहित करता है। जो उनके लक्ष्य रहते हैं, उद्देश्य रहते हैं, उनके ढांचे को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, मान को एक निश्चित मानक के आधार पर। तो इसमें समावेशीय, अनुदेशनात्मक, उपागम एवं सामग्री क्या होनी चाहिए, सम्मिलित होनी चाहिए, जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं वाले बालकों हेतु उपलब्ध हो और मूल रूप से शारीरिक तौर पर सशक्त बच्चों का क्या कर सके, जो अशक्त बच्चे हैं उसे क्या कर सके, उसको ऊंचा उठाने के लिए उपयोगी हो। ये समावेशी शिक्षा में जो अनुदेशनात्मक उपागम सामग्री जो उपलब्ध होती है उसके कारण क्या हो सके, जो अशक्त बालक हैं, जो पिछड़े हुए बालक हैं, जो विकलांग बालक हैं, जो उनको क्या हो, उनका स्तर जो है वो उठने में उपयोगी हो। इसके लिए क्या करना है, विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास होता है। इसके लिए क्या है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास होता है। आप लोग मुख्य बिंदुओं को नोट कर सकते हैं। पाठ्यक्रम की विशेषताएं अब इसमें क्या है, विभिन्न जो कौशल का विकास है वे क्या होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं को क्रियान्वयन को जोड़ा जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से एवं अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन को जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पाठ्यक्रम की रचना का आधार समावेशन होना चाहिए। पाठ्यक्रम की रचना का आधार क्या होना चाहिए, समावेशन होना चाहिए। थर्ड, पाठ्यक्रम केवल सामान्य बालकों को ध्यान में रखकर ही नहीं बल्कि विशिष्ट बालकों की क्या करने, विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने, मतलब सामान्य बालकों को नहीं, सामान्य बालकों को ही नहीं, अन्य बालक जो विशिष्ट बालक हैं उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए। पाठ्यक्रम शिक्षक द्वारा अवधि में क्या होना चाहिए, दोनों ही प्रकार के सामान्य और विशिष्ट बालकों पर क्या होगा, क्रियान्वित करने का उपयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम इस सीमा तक विस्तृत हो जिससे समावेशी शिक्षा को विद्यालय व क्या हो, कक्षागत परिस्थितियों में आसानी से प्रोत्साहित किया जा सके। पाठ्यक्रम इस सीमा तक विस्तृत हो, विस्तृत मीन्स फैला हो कि जिसमें समावेशी शिक्षा को विद्यालय और जो कक्षा की जो परिस्थितियां हैं वो क्या कर सके, वैसे बालकों को प्रोत्साहित कर सके। पाठ्यक्रम शिक्षकों के अंदर समान और विशिष्ट बालकों की समावेशी शिक्षा को प्रदान करने के लिए लचीला होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि पाठ्यक्रम व्यवहारिक और कक्षागत पाठ्यक्रम जो हमारा होना चाहिए वो व्यवहारिक और कक्षागत परिस्थितियों में सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ लेकर चलने वाला हो। एक ही साथ विशिष्ट बालकों को और सामान्य बालकों को ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो कि दोनों एक साथ हमारा कक्षा में चले। पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या होना चाहिए, सिलेबस को पूरा करते हुए अध्याय होना चाहिए।
जो कि हमें अध्ययन के दौरान बालकों के साथ क्या कर सके, समायोजन एडजस्ट कर सके और उसमें बढ़ाने का मौका मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम की रचना इस प्रकार होनी चाहिए कि प्रतिदिन जो भी शिक्षण के दौरान कुछ समय शिक्षकों को क्या है, उसकी जो अंतः क्रिया पे जो हम जोड़ देते हैं, जिससे कि वे एक दूसरे को समझ सके, सामान्य बालकों को और विशिष्ट बालकों को, उसकी अंतः क्रिया को मीन्स समाज के अंतर्गत वो रह के अंतः क्रिया में सामाजिक समाजीकरण रूप वो क्या कर सके, एक दूसरे से वे सीख सके। कैरिकुलम डिजाइन पृथकीकरण को एकीकरण में, है ना, जो अलग अलग पृथकीकरण को एकीकरण में देने वाला होना चाहिए। ऐसा डिजाइन होना चाहिए कैरिकुलम का कि जो कि एकीकरण में बदल जाए। और नेक्स्ट क्या है, शाला मैन का स्टेटमेंट के अनुसार, है ना, एक शिक्षा शास्त्री है शाला मैन का स्टेटमेंट क्या है कि पाठ्यक्रम में लचीलापन होनी चाहिए, जो कुछ तत्वों का होना आवश्यक है वो भी क्या है, निम्नलिखित है। कैसा लचीला होना चाहिए, हम नंबर 1 को जानेंगे। पाठ्यक्रम क्या है, बच्चों के अनुसार होना चाहिए, बच्चों को पाठ्यक्रम के अनुसार चलना चाहिए। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को नियमित पाठ्यक्रम के अनुसार अतिरिक्त निर्देश देना चाहिए और न किसी पाठ्यक्रम और संदर्भ में दिशा देने वाले सिद्धांत ऐसे हो जो कि सभी बच्चों को समान शिक्षा, अतिरिक्त सहायता और मदद उपलब्ध करा सके। क्या क्या हो, पाठ्यक्रम को बच्चों के अनुसार होना चाहिए, बच्चों को पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए और उनकी रुचि के अनुसार होना चाहिए, और नियमित पाठ्यक्रम मतलब विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको नियमित पाठ्यक्रम के अनुसार अतिरिक्त निर्देश हमेशा देना चाहिए कि अन्य पाठ्यक्रम के संदर्भ में दिशा देने वाले सिद्धांत ऐसे हो जो बच्चों को समान शिक्षा, अतिरिक्त सहायता व मदद उपलब्ध करा सके। ज्ञान की प्राप्ति केवल सैद्धांतिक औपचारिक निर्देश का विषय नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति केवल औपचारिक या सैद्धांतिक निर्देश का विषय नहीं है। शिक्षा की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं को उच्च मानकों द्वारा। ज्ञान की प्राप्ति केवल औपचारिक या सैद्धांतिक निर्देश का विषय नहीं है। शिक्षा की विषय वस्तु व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं को उच्च मानकों तक इस विचार से ले जाना चाहिए कि उन्हें विकास में भागीदार, उनका जो विकास हो, बच्चों का जो विकास हो व्यवहारिक रूप से, औपचारिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से, और जो विषय वस्तु वो क्या हो जाए, व्यक्ति विशेष की जो आवश्यकताओं को हम क्या कर सके, उच्च मानकों तक अपने विचार में लेने के लिए प्रोत्साहित कर सके। वैसे क्या हो उनको, वैसे बच्चों के लिए हम क्या हो, ऐसे बच्चों से हमें संबंधित होना चाहिए कि उन्हें और अधिक हम क्या कर सके, अभिप्रेरित कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रत्येक बालक की प्रगति का अनुगमन करने के लिए आकलन के तरीकों का पुनर्विचार करना चाहिए। प्रत्येक बालक की प्रगति का अनुगमन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनका आकलन करना चाहिए, निर्धारण मापनी करना चाहिए और तरीकों का हमेशा पुनर्विचार करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, संरचनात्मक मूल्यांकन को नियमित हमें क्या करना चाहिए, शैक्षिक प्रक्रिया में निहित कर देना चाहिए ताकि छात्र व शिक्षक दोनों ही अधिगम प्रक्रिया के क्या बन सके, अभिन्न अंग बने एवं शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को पहचान कर उन्हें समाप्त करने में सहायता करे। शिक्षक दोनों की अधिगम प्रक्रिया में अभिन्न अंग बने एवं शिक्षक क्या करे, ऐसे बालकों की कठिनाइयों को जाने और जानकर उन्हें समाप्त करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोग नोट कर सकते हैं, विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को नियमित रूप से सहायता देने की आवश्यकता है, जो कि
अगर हम नियमित रूप से उन्हें, जो शैक्षिक आवश्यकता वाले जो बालक हैं, यदि अगर हम उसे नियमित रूप से सहायता देंगे, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान देंगे, तो नियमित कक्षाओं में क्या होंगे, वे न्यूनतम सहायता से लेकर विद्यालय के अंदर अधिगम सहायता कार्यक्रमों तक दी जाएगी, और आवश्यकता पड़ने पर सहायता के प्रावधान से विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा, बाह्य व्यक्तियों द्वारा क्या होगी, बढ़ा दी जाएगी। उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग हो, उपयुक्त तकनीकों का इसमें प्रयोग किया जाने विद्यालय पाठ्यक्रम को सफल बनाने में सहायक होनी चाहिए। संप्रेषण गति होनी चाहिए। गतिशील और अधिगम को सहायता देने में तकनीकी सहायता और भी अधिक अल्प व्यय और प्रभावत्मक तरीके से होनी चाहिए। कहने का मतलब कि तकनीकी सहायता प्रोजेक्टर के माध्यम, विभिन्न उपकरण, विभिन्न प्रयोगात्मक तरीके से इन्हें क्या कर सके, ऐसे बालकों को हम लाभान्वित, ताकि और अल्प व्यय माने किसमें कम से कम खर्च हो, वैसे इनको हमको वैसे क्लास को प्रभावी बनाना है। यदि वह किसी स्थान के केंद्रीय लाभों से दी जा रही है, जहाँ किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। क्षमताओं के विकास हेतु उनकी जो क्षमता है, उनकी जो अभिवृद्धि है, क्षमता है, उनको हमको विकास हेतु क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध कार्य किए जाने चाहिए, जिससे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए क्या हो, उचित तकनीक को विकसित किया जा सके। अब हम देखेंगे, यहाँ तक हमने देख लिया कि पाठ्यक्रम कैसी होनी चाहिए। विशिष्ट बालकों के लिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत में उनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उनको क्या क्या जरूरतें होनी चाहिए, उनके अनुकूलन बालकों के अनुरूप हमें रखनी चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कि अनुकूलन के विभिन्न प्रकार हैं। तो अनुकूलन मीन्स क्या कि हमको अपने माहौल के अनुसार, हमारे लिए शिक्षा में क्या है, अनुकूलन शिक्षा जो है वो बहुत उपयोगी होता है। जैसे भौतिक अनुकूलन, जैविकीय अनुकूलन, तो हमको उसके अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलन में दिशा निर्देशित कर देना है। तो यहाँ पर अनुकूलन शिक्षा हेतु क्या है, उपयोगी है। इससे तात्पर्य एक परिवर्तन से है, तालमेल से है, जिससे शारीरिक तौर से अशक्त बालक भी, जो अशक्त बालक रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, प्राप्त अवसरों को आसानी से चुन लेते हैं, तर्कपूर्ण कर लेते हैं, समायोजन कर लेते हैं, कक्षा कक्ष की व्यवस्था को क्रियाकलापों के प्रकार एवं समान अवसरवादियों में सुधार की सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है। इन्हें कैसे हम, इनकी अनुकूलन कैसे, उनकी भौतिक सुविधाएं हम दे, उनकी बाधित बालकों को देखकर, जैसे दृष्टि बाधित बालक है, श्रवण बाधित बालक है, वाणी बाधित बालक है, तो ऐसे बालकों को हम अनुकूलन के अनुसार हमें कक्षा कक्ष की उचित स्थिति हमको उनके अनुसार क्या करना है, प्रदान करना है, और प्रदान करके उनके कार्य को हमको क्या करना, पूर्व सूचना देना है, और उक्त कार्य को पूरा करने में हमारा क्या है, वैकल्पिक उपाय, क्या क्या उपाय ऐसे बालकों के लिए हमको होनी चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयुक्त ढंग से प्रयोग, विशिष्ट सहायक सामग्री का उपयोग, पाठ्यक्रम से संबंधित अनुदेशनात्मक परिवर्तन, क्रियात्मक आयु वर्ग के अनुकूलन प्रतिबिंब प्रदान करने वाले होने चाहिए। मतलब मीन्स कैसे आयु वर्ग, हर वर्ग के आयु वर्ग इसमें रहते हैं, तो हमको आयु के अनुसार ही इनको क्या करना है, अनुदेशात्मक परिवर्तन, वैसे क्रियात्मक कार्य हमको क्या करना है, इनको प्रदान करना है। शिक्षक का ये क्या बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि उसका शिक्षण कार्य हम कैसा करें, पाठ्यक्रम एवं बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल हो, और समावेशन के दौरान एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अनुकूलन
हम ऐसे बच्चों को हम कैसे अपने अनुकूलन में लाएं, इनकी समस्या को देखते हुए हमें इनके बारे में इनकी समस्या को दूर करना है और सोचना है। तो पहला क्या है, दत्त कार्य की पूर्व सूचना, निर्धारित पाठ्य सामग्री, संपूर्ण पाठ सामग्री की रूपरेखा तैयार करना, निश्चित मापदंडों का पालन, प्रभावशाली क्रियान्वयन। तो हमें क्या क्या करना है, दत्त कार्य की माने कैसे इनका हमको एग्जामिन, इनको हमको पहले ही पूर्व सूचना देना है कि इनके संबंधित क्या क्या समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो रही हैं, और निर्धारित एक पाठ्य सामग्री को हमको निर्धारित कर लेना है और संपूर्ण सामग्री की रूपरेखा भी तैयार करना है कि हमको इसी रूपरेखा के अंतर्गत हमारा जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार हम चले। निश्चित मापदंडों का भी पालन करना है और प्रभावशाली कार्य करते हुए, क्रियाकलाप करते हुए हमें ये सब शिक्षक को ऐसे बालकों के लिए हमें ध्यान देना है। तो अब हम देखते हैं दत्त कार्य की पूर्व सूचना। तो ये दत्त कार्य की पूर्व सूचना के अंदर क्या है कि शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले कार्य की पूर्व सूचना क्या है, जो भी शिक्षक अगर कोई कार्य दे रहे हैं तो उसकी जो सूचना है वे बालक को होनी चाहिए कि शिक्षक क्या सूचना दे रहे हैं वो बालक को पहले ही मिल जानी चाहिए। इस संदर्भ में क्या होगा कि बालक को अपना जो पाठ्यक्रम है, जो कैरिकुलम है, विषय वस्तु है, वो अवगत होना है और अवगत होना अनिवार्य है, ताकि बिना पूर्व जानकारी के बालक को क्या हो, इस तरह के कार्य में परेशानी का सामना न करना पड़े या फिर दत्त कार्य वो नहीं कर पाएगा। यह दत्त कार्य जो है यह उन निर्देशों और क्रियाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो कि इसके लिए एक क्या करता है, एक सतत चुनौती का कार्य करता है। इनके निर्देशों और क्रियाओं के लिए प्रयुक्त होता है और इसके लिए एक सतत चुनौती के रूप में कार्य करता है कि ये स्व क्रिया के लिए प्रोत्साहन देकर ये क्या करे, अपने पूर्व निर्धारित जो इनके पूर्व सूचना जो इनको मिली है वह पूर्व निर्धारित सूचना पाकर ये अपना पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को मूर्त रूप देने के लिए क्या कर सके, समावेशित कर सके या उसमें समाहित होने का प्रयास कर सके। नेक्स्ट क्या है, निर्धारित पाठ्य सामग्री। एक निर्धारित एवं संक्षिप्त वाक्य सामग्री बालक के समावेशन में उपयोगी होती है। जो हमारा निर्धारित जो संक्षिप्त पाठ्य सामग्री है वे बालक के समावेशन में उपयोगी होती है। इससे बच्चे में अधिगम के प्रति अभिरुचि का विकास होता है, उसकी रुचि का विकास होता है, उसकी मनोवृत्ति का विकास होता है। किंतु साथ ही हमें ये ध्यान भी रखा जाना अनिवार्य है कि उक्त जो पाठ्य सामग्री में आवश्यकता अनुसार तथा उपयोगी क्या होनी चाहिए, जो उन पाठ्य सामग्री जो है उनके लिए जो निर्देशों का पालन कर रहे हैं उनके आवश्यकता के अनुसार क्या होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए। जो पाठ्य सामग्री की जो आवश्यकता है वे जो पाठ्य सामग्री की आवश्यकता के अनुसार क्या मिलनी चाहिए, सामग्री मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, संपूर्ण सामग्री की रूपरेखा तैयार करना। शिक्षक को चाहिए कि वह संपूर्ण विषय सामग्री का क्या कर सके, एक ताखा या क्या बोलेंगे खाखा, एक चार्ट बना ले, एक संपूर्ण विषय सामग्री का मानचित्र के रूप से एक चार्ट बना ले प्रदर्शन के रूप से, और उसके शिक्षण हेतु रूपरेखा तैयार कर ले। ऐसा करने से क्या है कि बच्चे के लिए अधिगम आसान होगा, वरन उसकी क्षमताओं के साथ साथ क्या है, संपूर्ण आय की अवधारणा की प्रबल होगी। निश्चित मापदंडों का पालन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निश्चित मापदंडों का पालन। इस प्रकार की गई रूपरेखा के लिए आवश्यक क्या है कि यह कुछ निश्चित मापदंडों का पालन करता है। सामान्य बालक और विशिष्ट बालक के लिए क्या है, निश्चित मापदंडों का हमें पालन करना है, निश्चित मापदंडों का पालन करना है। तो पालन करते हुए हमें क्या करना है, उसकी अवधारणा को पहचानने में
आसानी होगा। अगर हम पहले ही कोई चीज का प्लानिंग कर ले, मापदंड तैयार कर ले और उसको प्लानिंग करते हुए उसकी विभिन्न अवधारणाओं को पहचानने में हमें क्या होगा, आसानी होगा। और हम उस मापदंड को, किसी भी कार्य को करने की जो अवधि तैयार करते हैं वो सुनियोजित एवं संगठित होंगे, जिससे उद्देश्य, समयावधि, रिपोर्ट एवं गतिविधियां, अगर हम किसी का क्या है मापदंड आंक लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, मानक कर लेते हैं और सुनियोजित समय निर्धारित कर लेते हैं, तो इससे हमारी क्या है, वैसे बालकों को, विशिष्ट बालकों और सामान्य बालकों के अंतर्गत हमें क्या है, तुरंत हमें उसकी समयावधि की रिपोर्ट और उसकी गतिविधि के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रभावशाली क्रियान्वयन, कैसा इफेक्टिव इनके कार्य हमारे पड़ते हैं। तो हम देखें कि सुनियोजित ढंग से जो रूपरेखा तैयार हुआ ऊपर में, है ना, सुनियोजित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से जो हमने रूपरेखा तैयार की, तो उसका प्रभाव और उसका सफल परिणाम तभी संभव है जब हम इसे प्रभावशाली ढंग से क्या कर सके, क्रियान्वित किया जा सके, जिसके क्रियान्वयन में कदम कदम स्तर का अहम किरदार होता है कि हम कैसा इसका कार्य प्रणाली में, कार्य क्रियाकलापों में, उसकी गतिविधियों में कैसा हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसके कार्यक्रम को कैसे हम बांटेंगे, कैसे हम इसका सारणीकरण के अनुसार इसे हम दिखाएंगे, ताकि बच्चे क्या हों, क्योंकि बच्चे क्या है, यहाँ पर जो बच्चे हैं वे जो प्राथमिक स्तर के हैं, वे क्या है, वो क्या है, एक अहम किरदार होते हैं। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, जो बच्चे प्राथमिक स्तर के, उसको एक अलग शैली होता है। जो बच्चा चौथी, पांचवी, करने का मतलब जो प्राथमिक स्तर के जो लेवल के जो बच्चे हैं, उनको हम क्या करें, अन्य शिक्षण विधि को उपयोग में लाएं, उनकी गतिविधियों को देखते हुए हम उनका क्रियान्वयन करें। और प्राथमिक स्तर पर शिक्षण सामग्री अधिक फलदायी भी होता है, जबकि ऊपर के स्तर के प्रशिक्षण सामग्री के साथ साथ हम क्या करते हैं, व्याख्या के द्वारा या उनको अन्य विधियां उनके लिए सहायक होती है। पाठ्यक्रम संबंधी अनुकूलन, तो अब हम इसका नेक्स्ट क्या देखेंगे कि अब हम ये अनुकूलन के प्रकार के अंतर्गत लाएं, तो हम पाठ्यक्रम संबंधी अनुकूलन के प्रकार में क्या है, तो प्रवेश का अनुकूलन, ऐसे बालकों के लिए हम कैसे इसका नामांकन लेते हैं या कक्षा अनुसूची बनाते हैं। तो प्रवेश अनुकूलन में हम पहले नाम का अर्थ, बच्चों की अनुमति देते हैं, शैक्षिक स्थानों में शामिल हो जिसमें बच्चे की दैहिक, मानसिक एवं बौद्धिक स्तर पर शामिल कर लिया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, नाम, उनके लिंग, आयु, कौन से क्लास में है, ये सब हम उनके क्या करते हैं, और कैसे उसकी अशक्त होने का हम साधन, जैसे कौन वाणी दृष्टि से बाधित है, कि दृष्टि दृष्टि से बाधित है, कि श्रवण से बाधित है, तो वो हम क्या करते हैं, इनका बौद्धिक स्तर को और दैहिक स्तर को और मानसिक स्तर को हम क्या करते हैं, शामिल कर लेते हैं प्रवेश के ही समय। पाठ्यक्रम का जो अनुकूलन है उसके अनुसार हम जो प्रवेश के ही समय में अगर ऐसे बच्चों का, है ना, अनुकूलन के अनुसार हम ऐसे बच्चों को ये शामिल कर लेते हैं, तो पाठ्यक्रम हमारा क्या है, आसान हो जाता है। और वैसे बालकों को हम अलग अलग श्रेणी में बैठाते हैं और उनके उपयोगी और उपकरण के साधनों के साथ वैसे क्लास कक्षा कक्ष में हम इन्हें सुसज्जित रूप से ध्यान देते हैं। ठीक है, क्योंकि पाठ्यक्रम का क्या है, बाल केंद्रित होना आवश्यक है। ऐसे शिक्षण सामग्री को हम उपलब्ध कराएंगे जो कि हमारा जो बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान देंगे। दूसरा क्या है, पाठ्यक्रम के तत्वों का अनुकूलन। ये अनुकूलन शैक्षिक पाठ्यक्रम पर सीधे, जो हमारा शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो सीधे संशोधन करने में शामिल हो। पाठ्यक्रम के तत्वों का अनुकूलन, ये अनुकूलन क्या कराता है, शैक्षिक पाठ्यक्रम पर सीधे संशोधन करने में शामिल हो। शिक्षण में बाधाओं को कम करने के लिए,
शिक्षण में संशोधन, अगर पाठ्यक्रम पर सीधे संशोधन हो गया तो बाधाओं का क्या हो गया, कम करने के लिए हम क्या करेंगे, शिक्षा शास्त्र ने जिन रणनीतियों का विकास किया उनमें से क्या है, बच्चों की भागीदारी, रणनीतियों का विकास किया है उनमें से एक और बच्चों की भागीदारी है। नेक्स्ट क्या है, पाठ्यक्रम को हम सिखाए गए, जो हमारा कैरिकुलम है उसको हम सिखाए गए प्रश्नों, कहने का तात्पर्य कि जो हम अपने विषय वस्तु से अब तक वैसे विद्यार्थियों को शिक्षा दे पाए हैं, लाभान्वित कर पाए, तो वैसे बच्चों को हम अपने विषय वस्तु के ही अंतर्गत में क्या करेंगे, सिखाए गए प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति देता है। और यह कैसे सिखाया जाता है, यह स्कूल या शैक्षिक प्रणालियों से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। नेक्स्ट है भौतिक स्थिति के संबंध में अनुकूलन। वे उन संसाधनों और संसाधनों की समीक्षा करते हैं जो कि क्या करते हैं, बच्चों को पाठ्यक्रम तक पहुंचने से क्या करता है, रोकता है और या अनुमति देते हैं। पाठ्यक्रम तक पहुंचने से रोकते हैं या अनुमति देते हैं। गतिशीलता या संचार के कारणों के कारण क्या होता है, कारणों कहने का तात्पर्य क्या है कि यह स्कूल के जो भौतिक स्थानों को अपनाने में, तकनीकी सहायता प्रदान करने में, सुनिश्चित करने के बारे में, जैसे अगर अस्थिबाधित बालक है तो उनको क्या होना चाहिए, व्हील चेयर होना चाहिए, विभिन्न तरह के फर्नीचर होने चाहिए, प्रथम पंक्ति में बैठने चाहिए वैसे बच्चों को। जैसे अगर बगीचा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना है तो उनके जाने के लिए हमें क्या करना पड़े, ऐसे बच्चों के लिए वैसे विद्यालयों में लिफ्ट होना चाहिए और बैसाखी होने, विभिन्न तरह के व्हील चेयर लिफ्ट समावेश कक्षाओं के भीतर हमको क्या करना है, सहायक कर्मियों को शामिल करने पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है यहाँ तक। तो हमें ये पाठ्यक्रम संबंधी अनुकूलन में क्या करना है, इन तरह का ये बाधित बालकों के लिए हमें उनके अनुकूलन क्या करना है, अपनी पाठ्यक्रम को सुनियोजित करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संचार के संबंध में पहुंच का अनुकरण। संचार के संबंध में पहुंच का अनुकरण, कैसे हम संचार के माध्यम से ऐसे बच्चों तक उनको उसके अनुकूलन बनाएंगे। वे इस बात का ध्यान में रखते हैं कि उनके विकास के दौरान बच्चों को दूसरों के साथ संवाद करने में विभिन्न कठिनाइयां हो सकती है। विभिन्न कठिनाइयां जो उनकी बातचीत के दौरान है, संचार के माध्यम से है, कठिनाइयां होती है, मौखिक और लिखित दोनों तरह से। इसी तरह संवेदी, बौद्धिक और मोटर विकलांग जो बच्चों के मामले में संवाद करने में जो कठिनाइयां हो सकती है, इस मामले में क्या है, पहुंच अनुकूलन का एक उदाहरण संवर्धित और वैकल्पिक संचार प्रणालियों को बढ़ावा देना है। जैसे ऐसे बालकों के लिए क्या है कि अगर हम शिक्षक ने जो भी क्लास लिया तो उसको ये क्या करते हैं, हम एक टेप रिकॉर्डर के माध्यम से एक क्लास को हम उसके रिकॉर्ड कर लेते हैं और बच्चों को क्या है, उनके अनुदेशन के अनुसार बार बार उसको रिवाइंड करके बच्चों को सुनाते हैं। और जैसे ये कुछ बच्चे हैं जो घर से अगर सीखना चाहें तो वैसे बच्चों को वो टेप रिकॉर्डर हम क्या कर सकते हैं, उस तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ताकि विभिन्न वैकल्पिक संचार प्रणाली, टेलीफोन के माध्यम से, और टेलीफोन में भी ये क्या है, टेलीफोन के माध्यम से, विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से, साइंस सिस्टम, श्रवण यंत्रों के माध्यम से और ब्रेल प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक या सचित्र बोर्ड जैसे संसाधनों का हमें क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है, जो दूसरों के बीच में है। ऐसे चीजें क्या करती, लड़का और लड़कियों की अभिव्यक्ति और समझ को क्या बनाती है, सुविधाजनक बना सकती है। ऐसे जो बालक और बालिका है उनकी अभिव्यक्ति को समझकर हम क्या करते हैं,
इस तरह से जो उनकी सुविधाएं देते हैं संचार का, इलेक्ट्रॉनिक का, श्रवण यंत्र का और दृश्य यंत्र का, सचरित्र बोर्ड का और वैकल्पिक संचार का, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का माध्यम जो हम बनाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाती है, ऐसे बालकों के लिए सुविधाजनक हो जाती है और वो इसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पाठ्यक्रम के तत्वों का अनुकूलन। ये अनुकूलन शैक्षिक पाठ्यक्रम पर सीधे संशोधन करने में शामिल है। सीधे संशोधन, पाठ्यक्रम के तत्व, एलिमेंट्स, कैसे कैसे हमारे इसमें एलिमेंट्स रहते हैं, तत्व रहते हैं, उसका सुधार किया जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसे धीरे धीरे और इसमें शामिल दोनों बच्चों और शिक्षण स्टाफ भागीदारी के साथ किया जाना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, इसको संशोधन करने के लिए इसमें शामिल होने वाले बच्चे और शिक्षण स्टाफ, जो हमारे विद्यालय में शिक्षण स्टाफ रहते हैं और अन्य कर्मचारी रहते हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, इसमें भागीदार बना देना चाहिए। और इसके क्या है, भागीदारी बना के क्या करें, ऐसे छात्रों को सहायता कर सके। ये सारी सूचनाएं पहले ही इन्हें प्रदान हो जाए ये स्टाफ से और कर्मचारी से, ताकि इनको क्या है, पूर्व सूचना अगर पहले मिल जाएगी तो इनका कार्य करने में क्या हो जाएगा, तरीका इनका आसान हो जाएगा, लचीला हो जाएगा। तो हम विभिन्न तरीकों से देखते हैं इनके सामान्य चरणों में निदान, डिजाइन, कार्यान्वयन करते हैं कि कैसे हम इनका मूल्यांकन करेंगे इन आधारों पर। तो हम इनका मूल्यांकन, हालांकि निदान, डिजाइन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन, कैसे हम इस पाठ्यक्रम में अनुकूलन के अनुसार कैसे हम इनको, ऐसे बालकों का हम निदान करेंगे। तो यह अवस्था जो है उनका पाठ्यक्रम और उनका बंद होना उन दोनों व्यक्ति पर बहुत निर्भर करता है, उन्हें प्रस्तावित करता है और लोग उन्हें अभ्यास में डालते हैं। क्या करते हैं, उनका पाठ्यक्रम जो है कैसा होना चाहिए उसका हम मूल्यांकन करते हैं और यह हमारा क्या है, व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कैसा हमको पाठ्यक्रम इनके उपचार के लिए बनाना है, ताकि इनकी शिक्षा में सरल हो, रुचि हो और इनकी भाषा सरल हो, ताकि वे आसानी से उसको वे समझ सके। ठीक है, तो निदान, अब हम इसको क्या करेंगे, डायग्नोसिस, यह संस्थागत स्थितियों को जानने के बारे में है। अर्थात स्कूल के अनुसार क्या करना है, जो लागू होने वाली इस निदान में क्या है, जो भी स्कूल के अनुसार जो नियम बने हैं, उसको, जो योजनाओं के बारे में जो शिक्षण स्टाफ है उसको ज्ञान को पहचान कराने के साथ साथ हमको क्या करना है, समुदाय के भीतर स्कूल का समर्थन करना है। क्योंकि ऐसे बालकों का क्या है, एक जगह, जैसे अभी हम क्या बताएं कि हर तरह के जो बाधित बालक है उसको हम अलग अलग कक्ष में बैठाते हैं, तो उसका एक हमारे लिए क्या बन जाता है, समुदाय। तो ऐसे समुदाय के लिए शिक्षक को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और वैसे शिक्षण स्टाफ क्या है, इस तरह की ज्ञान, इस तरह की प्रशिक्षण लेकर वैसे बालकों का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं और उसकी समस्याओं से उसे अवगत कराते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, एक बच्चे को न केवल एक मनोचिकित्सक मूल्यांकन से है, बल्कि एक अनुकूलन को अंजाम देना और उस पर अमल करना भी है। उसी अर्थ में बच्चे की स्थिति की भी पहचान करना है। यही कारण है कि सीखने तक जो पहुंचाना है वो बहुत मुश्किल है। हम क्या करेंगे, ऐसे बच्चों का, जो मनोचिकित्सक के पास ऐसे बच्चे जो हैं वो पहले क्या, जैसे इसमें हमेशा क्या है, देखिएगा, ऐसे बच्चों को जो निदान है, हम हमेशा विद्यालय में इन लोगों के लिए चिकित्सा शिविर लगाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी उपचार कराते हैं, ताकि बच्चे क्या है, उनकी वैसे बच्चों को हम क्या है, चिकित्सकीय, मनोचिकित्सकीय मूल्यांकन के द्वारा, वैसे बच्चों को डॉक्टरी परीक्षण के द्वारा हम उनकी कमियों को जानेंगे
और उसको एक अनुकूलन का अंजाम देंगे और अमल कराएंगे कि ताकि बच्चे की स्थिति की पहचान करें, और यही कारण है कि उसको हम वैसा ही सीखने के लिए प्रेरित करेंगे और अंत में अगले विकास क्षेत्र को हम जानेंगे और उनकी जरूरतें और रुचि ताकि विवेकपूर्ण हो और यथार्थवादी उद्देश्य निर्धारित किए जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिजाइन। तो डिजाइन बना, इनको ऐसे बच्चों के लिए क्या है कि समझ नहीं पाते, तो हम इन्हें क्या है सरल रूप से अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो हम इन्हें क्या है विभिन्न तरह के डिजाइन, आकृति, गोलाकृति, इन्हें हम विभिन्न तरह के दृश्यों को दिखाकर और इन्हें क्या है संकेत के माध्यम से क्या करते हैं, हम विभिन्न तरह के डिजाइन से बच्चों की जरूरतों का विश्लेषण करते हैं और बाद में यह उस स्थिति की प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक है जिसे क्या करेंगे, एक पाठ्यक्रम अनुकूलन के माध्यम से मुआवजा देना होता है और वहां से एक उसको क्या होता है, वहां से एक प्रस्ताव उत्पन्न होते हैं और वहीं से एक क्या होते हैं प्रस्ताव उत्पन्न होंगे। और जैसे उदाहरण के लिए हम जान ले कि कुछ मामलों में शैक्षिक ज्ञान प्राप्त करना बच्चे के लिए क्या है, प्राथमिकता है। शैक्षिक ज्ञान प्राप्त करना बच्चे के लिए क्या है, प्राथमिकता है, क्योंकि बच्चे का क्या है शिक्षा है क्या है, एक मौलिक अधिकार है और दूसरों के लिए कौशल को प्रोत्साहित करना अधिक आवश्यक है। तो शैक्षिक संदर्भ की जो जरूरतों के अनुसार जैसे हम इसे क्या करेंगे, हमेशा जो ऐसे बच्चे हैं उसको हमें हमेशा बीच बीच में उसका मूल्यांकन करने के लिए हमें ऐसे बच्चों को जैसे विभिन्न डिजाइन, विभिन्न कार्यान्वयन के माध्यम से हम अगर इन्हें शिक्षा का माध्यम अपना रहे हैं तो हमें इसे बीच बीच में मासिक, द्वैमासिक और वार्षिक पाठ्यक्रम की हम योजना बनाएंगे, है ना। वार्षिक पाठ्यक्रम की योजना बनाएंगे मीन्स हम क्या करेंगे, विभिन्न खंडों में हम अपने पाठ्य योजना को बांट देंगे और इस प्रस्ताव को बच्चे को आगामी विकास की जरूरतों और क्षेत्र के क्या करेंगे, उसके अनुकूलन बनाया जाएगा ताकि बच्चे क्या कर सके, इसे अपने पाठ्यक्रम को अपने पाठ्यक्रम में अनुकूलन के अनुसार चलना स्वयं सीख जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कार्यान्वयन। इसमें निर्धारित समय के लिए क्रमादेशित प्रबोधक इकाइयों का उपयोग करना, शुरू करना, शामिल करना, क्या करना है इसमें जो इसके जो कार्य हैं उसको क्रमादेशित इकाइयां उपयोग करना, शामिल करना और क्रमिक तरीके से लागू करना है। इसके अलावा क्या करना है, इसकी जो सामग्री है वो विस्तृत रणनीति और मूल्यांकन के रूप में हम विचार करेंगे ताकि क्या हो, इसका कार्यान्वयन किया जा सके। अब मूल्यांकन, अंत में यह आवश्यक है कि बच्चे की जो गतिशीलता है और संचार के संदर्भ में उस पहुंच का संचार के माध्यम से, भौतिक साधनों के माध्यम से, प्रवेश में नामांकन के माध्यम से, फिर और क्या हम बोले विभिन्न डिजाइनों के माध्यम से, और हमेशा पाठ्य योजना हम विभिन्न खंडों में बांटेंगे, उनकी जरूरतों और क्षेत्र के अनुसार हम उनका विषय वस्तु को बनाएंगे, उनके अनुकूलन पे चलेंगे। ऐसे करते हुए हमें क्या करना है, उसकी जो पहुंच है, ऐसे बालकों के जो विशिष्ट बालकों की जो पहुंच है वो आकलन है जो हमारे द्वारा प्रस्तावित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए है। नई कठिनाइयों को पता लगाएं और दोनों बच्चे कौन, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, और स्वयं के क्या कर सके, शिक्षकों और शैक्षिक समुदायों को क्या कर सके, विवेकपूर्ण हम क्या कर सके, ऐसे बालकों के लिए विकल्प जुटा सके, मीन्स नई तकनीकी जुटा सके, नई हम सोच को बदल सके ताकि ऐसे बच्चे क्या हो, आने वाले समय में क्या हो, है ना, इनकी जरूरतों पर ध्यान देते हुए हम क्या कर सके, इन्हें अपने समाज के दायित्वों का निर्वहन करने के योग्य बनाए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। इतना करते हुए मैं अपने क्लास को शब्दों को विराम देती हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पुनः हम फिर मिलते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब